हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एथनोग्राफिक रिसर्च को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो बहुत मेजर सा पॉइंट हमें पता होता है कि अच्छा हम एथनोग्राफिक की बात कर रहे हैं या एथनोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो उस रिसर्च में मेजरली हम एक एरिया में जाते हैं और वहाँ के कल्चर को स्टडी करते हैं और यूजुअली हम ट्राइब्स को कंसीडर करके वो एग्जाम्पल याद रख के यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, लास्ट में जाके इसके PYQs भी डिस्कस करेंगे 9-10। सो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो एथनोग्राफी देखा जाए तो ये एक मेथड है जिसको हम एथनो मेथडोलॉजी भी बोलते हैं, यानी मेथडोलॉजी ऑफ पीपल। तो सेम ही बात रहेगी जब ये दोनों वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। होता क्या है, इसमें हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं जी लोगों की और उनके कल्चर की, ठीक है। सिंपल सी बात है, डिजाइन टू एक्सप्लोर कल्चरल फिनोमिना। मेजरली हम फोकस करते हैं कल्चर पे, जहां पे रिसर्चर जो है वो ऑब्जर्व करेगा उस पर्टिकुलर सोसाइटी को या उस पर्टिकुलर जगह को जहां पे वो जाके रिसर्च कर रहा है, ठीक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? जो उसको स्टडी करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसका रिसर्च का टॉपिक है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यानी कि वो अब क्या करेगा, इनको ऑब्जर्व करके फिर रिप्रेजेंट करेगा उन चीजों को ग्राफिकली और इन राइटिंग बात करेगा चीजों के बारे में, उस कल्चर, उस ग्रुप के कल्चर के बारे में। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है ये माना जाता है क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है उनके रियल लाइफ एनवायरमेंट में पार्टिसिपेट करके वहां जाकर, ओके। पॉपुलर है ये मेजरली फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में, बट अभी आजकल सब सारे जो सोशल साइंसेस के सारे फील्ड हैं वहां यूज होता है। दैट्स वाई हम एजुकेशन में भी पढ़ रहे हैं, जहां भी हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे वहां पे हम एथनोग्राफी को पढ़ेंगे, ओके। एक अच्छा रिसर्चर जब हम बात करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के लिए भी आपको स्किलफुल होना तो जरूरी है ना, कि आप बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर पाए। ये ना हो कि आपने मोटे मोटे तौर की चीजें नोट डाउन कर ली एंड दैट्स इट। आपको वहां रह के बहुत रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करके ऑब्जर्व करना है लोगों को, ओके। कैसे कैसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे यहाँ से? एक तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से कि आप वहां जा रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर सकते हैं, वहां पे जो हेड हैं या वहां पे जो लोग हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, तो वो इंटरव्यू कंडक्शन हो जाएगा। सर्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि है तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड, बट स्टिल अगर मैं सर्वे यूज कर रही हूं तो डाटा कलेक्शन में मैं क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही हूं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड बोल रही हूं तो सिर्फ क्वालिटेटिव जो है टेक्निक्स पे ही ज्यादा फोकस है, उन पे भी फोकस है, बट अगर हम सर्वेज कंडक्ट करा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्वांटिटेटिव में भी चला जाएगा, ठीक है जी। पर्पस क्या होता है? हम कल्चर को एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो ये हमें हेल्प करेगा क्रॉस कल्चरल एनालिसिस में, ठीक है। पास्ट इवेंट्स या उनके हिस्ट्री, उस कल्चर की, उस पर्टिकुलर उन लोगों की हिस्ट्री या वहां पे क्या क्या इवेंट्स होते हैं या हुए हैं, उन सारी चीजों को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। उनके बिहेवियर को स्टडी करने में, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनका एक इंडिविजुअल के लिए जो है वो उस, क्योंकि वो ज्यादा नेचुरल एनवायरमेंट में है ना, तो वो एक तरीके से एटीट्यूड, उनका एक्सपीरियंस, उनका बिहेवियर आप जाके ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वो भी मोर नेचुरल एनवायरमेंट में, यानी उन्हीं के एनवायरमेंट में। ऐसा नहीं है कि आपने कबीले के सरदार को कहीं बाहर बुला लिया और वहां से सिर्फ उससे बातचीत करके और आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली, ऐसा नहीं है। आप वहां जा रहे हो, वहां पे उस कल्चर को नोटिस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हो, उनके बिहेवियर, उनके एक्सपीरियंसेस, उनका एटीट्यूड किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति जानने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मेजर पर्पस रहेगा। क्लोज ऑब्जर्वेशन जो है अगर आप करेंगे तो वैलिडिटी के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, कि आप एक्यूरेट चीजें जो हैं वो बेटर तरीके से वहां से कलेक्ट कर पाए और तब जाके आप जो है कोई रिपोर्ट बनाएं या थियोरी को फॉर्मुलेट कर पाए। तो क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत होगी और उस क्लोज ऑब्जर्वेशन की वजह से वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इन सारी चीजों में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब कुछ एक टर्म्स हैं जो एथनोग्राफर्स यूज करते हैं। एथनोग्राफर कौन होंगे? जो एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे हैं, उस जगह पे जाके उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस एरिया को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला है सिंबल। तो सिंबल वर्ड का मतलब यही है कि उस ट्रेडिशन में या कोई मटेरियल आर्टिफैक्ट है जो उस पर्टिकुलर कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो अब ये आर्ट भी हो सकती है, क्लोथिंग भी हो सकती है उनकी, उनका खान पान, उनके वहां की टेक्नोलॉजी या वहां के रिचुअल्स,
ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब इन सिंबल्स के पीछे क्या स्टोरी छिपी है या क्या पर्टिकुलर कल्चर है, तो वो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग जो है इन सिंबल्स के पीछे, वो एथनोग्राफर जो है वो समझने की कोशिश करेगा। तो सिंबल वर्ड यूज किया जाता है। एक कल्चरल पैटर्निंग यूज की जाती है, बिकॉज मीनिंग ऑफ सिंबल आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक जो है आप एक या दो या उससे ज्यादा सिंबल्स को पेयर अप नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिंगल सिंबल का क्या मतलब है या उसको हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें एक पैटर्न में हमें समझ आएंगी। सो वो हमारी कल्चरल पैटर्निंग होगी, यानी स्टडी ऑफ कल्चरल पैटर्न्स जो कि फॉर्म हो रहे हैं थ्रू रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू सिंबल्स। तो सिंबल हो गए वहां की जो बेसिकली ट्रेडिशन या कोई भी मटेरियल आर्टिफैक्ट आप लगा लीजिए, वो सिंबल हो गया। उस सिंबल के पीछे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश जो है वो एथनोग्राफर करेगा, और उन सिंबल्स को जब एक दूसरे से कनेक्ट करेगा तो एक कल्चरल पैटर्निंग, उन सिंबल्स के बीच में रिलेशनशिप जब आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सो एक कल्चरल पैटर्न जो है वो आपको नजर आएगा। टेकिट नॉलेज, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो कल्चरल फीचर जो बहुत फर्म है नेचर में, यानी कि ये नॉलेज की आप जब आप बात कर रहे हो तो आप उन कल्चरल बिलीफ्स की बात कर रहे हो जो इतने डीपली एम्बेडेड हैं किसी कल्चर में, मतलब उनको डिस्कस ही नहीं किया जाता आपस में, वो बाय डिफॉल्ट हैं। जैसे मान लो कोई बड़ी पूजा होनी है और उस ट्राइब में या उस कल्चर में पर्टिकुलरली कोई हेड है और वही वो हमेशा वो पूजा करता है, अगर उसकी एब्सेंस है तो उसकी फैमिली मेंबर कोई कर देता है। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ये वो वाली चीजें जिसको डिस्कस नहीं किया जाता कि पूजा कौन करेगा, नहीं, वो जो भी ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स वहां पे चले आ रही हैं या जो भी चीजें वहां चली आ रही हैं, वो चीज जो है वो आपको वहां पे ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। ये वाली चीज को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट आपको इन्फ्रेंस निकालना है। क्योंकि इसका डिस्कशन ही नहीं हुआ है। अब वो पूजा कौन कर रहा है, इसका डिस्कशन होता तो आप ऑब्जर्व करते उसको कि अच्छा ऐसे ऐसे डिस्कस करके और फिर ये जो है चीज यहाँ पे फाइनलाइज की गई है, वो चीज नहीं हो रही है। तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते बिकॉज ये चीज डिस्कस ही नहीं हो रही है एक्सप्लिसिट वे में जो मेंबर्स हैं उनके बीच में। ये आपको इन्फ्रेंस निकालना पड़ेगा कि क्या ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स हैं या क्या प्रेजुडिसेस हैं या क्या फोक एंड मोर्स जो है वो वहां पे चल रही हैं। ओके, देन है जी सिचुएशनल रिडक्शन। ये इसका मतलब रहेगा कि इट रेफर्स टू द बिलीफ ऑफ एथनोग्राफर दैट जो सोशल स्ट्रक्चर या सोशल डायनेमिज्म है वो इंटरेक्शन की वजह से आए, यानी जो जो सोशल सिचुएशंस वहां पे घटित हुई हैं, वो जहां वहां पे जो जो इंटरेक्शन हुआ है, जो जो रिलेशनशिप है, उस बेसिस पे एक पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। तो वो चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सिचुएशनल रिडक्शन मतलब सिचुएशंस की वजह से या जो सोशल स्ट्रक्चर बना है वो कुछ एक सोशल सिचुएशंस की वजह से निकल के आया है। ओके, अब जब आप एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं तो कुछ चीजें हम अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि एथनोग्राफिक रिसर्च में ना कॉन्सेप्चुअल पोर्शन ज्यादा, आपको रटना नहीं, आपको समझना है। सो हम एथनोग्राफिक रिसर्च करते टाइम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, दैट इज डिपेंड अपॉन एंड इज अफेक्टेड बाय इंटरप्रिटेशन। किसकी? वो जो कम्युनिटी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है उसकी। तो जो भी हम ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, जब हम उसको उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, चीजें कलेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो वो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि रिसर्चर किसी पर्टिकुलर चीज को ओवर एस्टिमेट कर दे या अंडर एस्टिमेट कर दे, ठीक है। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हम मतलब ये चीज ऑल्दो हो सकती है तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि अच्छा ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। हम एक और चीज अज्यूम करके चलते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द टारगेट कम्युनिटी, ठीक है, जो कि रिसर्चर को स्टडी करनी है। बिकॉज नेचर या साइज ऑफ कम्युनिटी बहुत बड़ा हो सकता है, वो एक रोल प्ले करेगा कि आप कितने बड़े लेवल पे जो है उस कल्चर को स्टडी कर रहे हैं। देन एथनोग्राफी फर्दर ये भी अज्यूम करती है कि रिसर्चर जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको उस पर्टिकुलर कल्चर के जो सोशल नॉर्म्स हैं, मोर्स हैं, फोक्स हैं, उन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर वहां पे कोई अलग लैंग्वेज बोली जाती है तो आपको वो रिसर्चर को वो लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ताकि आप उस कम्युनिटी में जाके घुल मिल सकें और तभी तो आप बातचीत करके समझ पाएंगे चीजों को। ये थोड़ा है कि आप जो है कोई भी लैंग्वेज में आपको वो लैंग्वेज आती नहीं है उनकी, तो आप जो है इंग्लिश में या हिंदी में कैसे भी कर लेंगे मैनेज, वो चीज नहीं चलेगी। हम अज्यूम करके चलते हैं कि रिसर्चर को ये सारी चीजें पता है, वहां पे जो चीजें घटित होने वाली है उनका थोड़ा आइडिया है, उस कल्चर के बारे में एक ब्रॉड नॉलेज जो है वो रिसर्चर को
है। ओके, जब हम एथनोग्राफिक रिसर्च के टाइप्स की बात करते हैं तो 4 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। मैक्रो एथनोग्राफी, माइक्रो, एमिक एंड एटिक। तो एमिक और एटिक आपके लिए पर्सपेक्टिव नए हो सकते हैं बट समझने में इजी है। मैक्रो के नाम से ही समझ आ रहा है, यानी आप ब्रॉडली डिफाइंड कल्चरल ग्रुपिंग्स को स्टडी कर रहे हो। जैसे मान लो कोई इंडिया में स्टडी करने आए तो द इंडियंस या टर्किश या कोई भी जगह पे आप जाके स्टडी कर रहे हो, तो बहुत ब्रॉडर लेवल पे हम बात कर रहे हैं। माइक्रो में हम थोड़े स्मॉलर लेवल पे बात करेंगे, स्पेसिफिक कल्चरल ग्रुपिंग्स की बात करेंगे। जैसे मान लो आप लोकल गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करना चाह रहे हो या आप द टेररिस्ट के बारे में स्टडी करना चाह रहे हो। तो पॉइंट सिर्फ इतना से, मैक्रो में बड़े लेवल पे बात हो रही है, माइक्रो में थोड़े और छोटे लेवल पे बात हो रही है। अब आप डाटा किससे कलेक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्सेज कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, उस बेसिस पे एमिक और एटिक भी टाइप होते हैं। जब आप वहां पे जाके इन ग्रुप या जो मेंबर्स उस कल्चर में हैं उनको स्टडी कर रहे हो तो वो रहेगा, उनके रिस्पॉन्सेज स्टडी कर रहे हो तो वो एमिक पर्सपेक्टिव रहेगा। और जब आप आउट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स उनको स्टडी कर रहे हो तो वो एटिक पर्सपेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो एमिक और एटिक याद रखिए कि मान लो आप लोकल गवर्नमेंट स्टडी करना चाह रहे हो तो आप जो है मान लो आप यूपी के एरिया की या किसी यूपी में भी किसी पर्टिकुलर एरिया की लोकल गवर्नमेंट का क्या हालचाल है वो देखना चाह रहे हो और वहां पे रहने वाले लोगों से ही आप जो है रिस्पॉन्सेज कलेक्ट कर रहे हो या उनके कल्चर को जानने की कोशिश कर रहे हो तो वो इन ग्रुप रहेगा, यानी कि एमिक पर्सपेक्टिव। और एक जो है आप उस एरिया से बाहर, मतलब कोई उस एरिया में रहता नहीं है बट बाहर वाले लोग उसको कैसे देखते हैं, तो पर्टिकुलरली उस कल्चर से आप बिलोंग नहीं करते हैं बट आप कैसे देखते। जैसे अभी अभी छठ पूजा जो है वो होके गया है, तो छठ पूजा में एक तो वो लोग हैं जो इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं या जो इसमें जो जिनका ये पर्टिकुलर कल्चर है, ठीक है, बिहार या यूपी की साइड वाले जो लोग हैं, सो वो उनका वो कल्चर है पर्टिकुलरली। तो अगर जो लोग मतलब जिनका कल्चर है उनसे अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उनको ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो आपका एमिक पर्सपेक्टिव हो जाएगा। और फिर उनके बाहर वाले, यानी आप अगर हम अपने आप से पूछें या अपने आसपास वाले लोगों से पूछें जिनका पर्टिकुलर कल्चर नहीं है छठ पूजा, तो वो उसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं, दैट विल बी एटिक पर्सपेक्टिव। ओके, When do we use ethnography? तो हम कब यूज करते हैं, तो प्राइमरीली ऑब्वियसली जब हमें कल्चरल नॉर्म्स के बारे में या पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में जानना हो तब हम यूज करते हैं। जब आप रीजन जानने की कोशिश कर रहे हो किसी पर्टिकुलर बिहेवियर का या प्रैक्टिस का, तब आप एथनोग्राफिक रिसर्च फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सोशल ट्रेंड या इंस्टेंसेस कि किस तरह, मान लो डाइवोर्स है, इलनेस है, माइग्रेशन है, सो आपको ये ट्रेंड समझना है, तब आप एथनोग्राफिक रिसर्च का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जामिनिंग सोशल इंटरेक्शन एंड एनकाउंटर्स, तो सोशल लेवल पे कैसे इंटरेक्शन होता है, क्या चीजें हैं, तो उनको एग्जामिन अगर करना है तब हम एथनोग्राफिक रिसर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैमिलीज का क्या रोल है, ऑर्गेनाइजेशन का या उनके बिहेवियर का, या नए पैटर्न ढूंढने हैं हमने। बेसिकली आप अगर पर्टिकुलरली किसी एक कल्चर, एक ग्रुप, उसके बारे में जानना चाह रहे हो, उसके बारे में वही क्रॉस कल्चरल वैलिडेशन अगर आप चाह रहे हो तो आप एथनोग्राफिक रिसर्च का इस्तेमाल करते हो। ओके, कुछ एक की फीचर्स रहेंगे। यूजुअली फोकस इज ऑन वेरी फ्यू केसेस बट मतलब मे बी जस्ट वन, बट उसी के ऊपर हम डिटेल में फोकस करते हैं। तो हम एक ही टॉपिक उठा के, एक ही मुद्दा उठा के उस पर डिटेल में डिस्कस करने की या डिटेल में डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, वो मेजर फीचर इसका रहेगा। ये हमें ऑफन इन्वॉल्व्स वर्किंग विद प्रीवियसली अनस्टडीड फिनोमिना। तो ऑब्वियसली हम मेजरली फोकस करते हैं जब हम एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे हो तो वो फिनोमिना पहले स्टडी ना किया गया हो, आप कुछ नया करने जा रहे हो, वो चीज रहेगी। जब आप एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे हो तो आप एक्सप्लोर करने पे फोकस कर रहे हो, ना कि पहले से आपने एक हाइपोथेसिस सेट कर ली और अब बस उसको टेस्ट करना है, दैट्स इट। सो वो चीज आपको एथनोग्राफिक में नहीं देखने को मिलेगी, एक्सप्लोरेशन देखने को मिलेगा। ओके, फोकस किस पे करता है, उस पर्टिकुलर ग्रुप के कल्चर पे बहुत डिटेल में और कॉम्प्लेक्स मैनर में फोकस रहेगा। इन्वॉल्व करता है ये एक्सटेंसिव फील्ड वर्क, ठीक है, बहुत एक्सटेंसिव फील्ड वर्क इसमें चाहिए होगा, आपको वहां जाना भी है, इंटरव्यूज भी लेने हैं, सिंबल्स जो है उनसे भी इंफरेंस निकालना है, आर्टिफैक्ट से भी, देन ऑब्जर्व भी करना है, उसके अलावा आप सर्वेज भी कर सकते हैं और भी अलग सोर्सेज यूज कर सकते हैं डाटा के। सो वो चीज रहेगी, बहुत एक्सटेंसिवली आपको इस पे काम करना पड़ेगा अगर आप एथनोग्राफिक रिसर्च की बात करते हैं। तो फील्ड बेस्ड रहेगी क्योंकि आपको वहां एक्चुअली जाके रहना है, रादर देन आप जो है दूर बैठे बैठे या किसी लैब में बैठ के उस चीज को काम कर लो या उस पर कंट्रोल कर लो एलिमेंट्स पे, वो चीज नहीं होगी। ओके, होलिस्टिक अप्रोच है जी। अगर आप कल्चरल सिस्टम को मेजरली स्टडी करना चाह रहे हैं
तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच माना जाता है एथनोग्राफिक स्टडीज का। ओके, ये कंप्लीट एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी है, क्योंकि इसमें आप सोचते हो, समझते हो, ऑब्जर्व करते हो, नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हो, उनसे इन्फ्रेंस निकालते हो, और फिर वो एक जो है उससे मतलब एक मैक्सिमम वैलिडिटी रिलायबिलिटी अचीव करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ओपन एंडेड है, मतलब फ्लेक्सिबल भी बहुत है ये, तो ओपन एंडेड, फ्लेक्सिबल, इंटरप्रेटिव या फिर आपका कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको डेली फील्ड नोट्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, सो फील्ड नोट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको एथनोग्राफिक में नजर आएगी कि आपने आज पूरे दिन में क्या ऑब्जर्व किया, क्या चीजें देखी। सो वो फील्ड नोट्स रिकॉर्ड करना कॉन्टिन्यूटी में वो जरूरी होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं आप वहां जा भी रहे हो तो एक्सटेंसिव जो है आपको एक्सटेंसिवली काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे। और ऑब्वियस सी बात है, आप जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं, जो लोग हैं वहां के, उनका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करते हो आप। ऐसा नहीं है कि जाते ही किसी से लड़ाई बजा के बैठ जाओ, दैट कैन नॉट लीड टू योर रिसर्च। ओके, वो चीज होएगी नहीं फिर आपकी, क्योंकि आपने उन रिस्पॉन्डेंट्स का ट्रस्ट गेन करने की बजाय उल्टा काम कर दिया है। ओके, सो ये फीचर्स रहेंगे एथनोग्राफिक के। मेजर स्टेप क्या रहेंगे? यूजुअली रिसर्च में जो स्टेप होते हैं वैसे से ही हैं कि पहले आप इंटेंट आइडेंटिफाई करते हो, या आप टाइप ऑफ डिजाइन क्या रहेगा, उस डिजाइन को आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करने की कोशिश करते हो, क्या वो चीज वर्क करेगी, उसका अप्रूवल जो है एक तरीके से करना, अप्रूवल को डिस्कस करना, कंसिडरेशन की एक्सेस होना। देन आप कलेक्ट करोगे अप्रोप्रिएट डाटा, एम्फसाइजिंग टाइम इन फील्ड, मल्टीपल रिसोर्सेज, कोलैबोरेशंस। तो आप वहां गए, आपने डाटा वगैरह कलेक्ट किया, फिर आप उस डाटा को एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे उस पर्टिकुलर डिजाइन में जो आपने सिलेक्ट किया था, एंड देन लास्ट में जाके आप जो है अपनी रिपोर्ट राइट कर दोगे। टू बी प्रिसाइज आप इस तरीके से याद रख सकते हो, पहले आप सिलेक्ट कर रहे हो चीजों को, चाहे वो सिलेक्शन आपके इंटेंट का हो, आपके प्रॉब्लम का हो, या टाइप ऑफ डिजाइन और उन चीजों का हो। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप करके देखोगे उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करने के बाद आप जो है एंट्री लोगे उस पर्टिकुलर एरिया में कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर कल्चरल इमर्जन होगा, यानी आप वहां रहोगे, उनके कल्चर के बारे में जानोगे, सीखोगे, तो आप पर्टिकुलरली बस वहां रच बस जाओगे कुछ टाइम के लिए। उस बेसिस पे आप डाटा कलेक्ट करोगे, और उस डाटा कलेक्शन के बेसिस पे एक थियोरी का डेवलपमेंट जो है वो निकल के आएगा। ओके, ये पर्टिकुलर स्टेप्स रहेंगे मोटे तौर पे। किन किन स्किल्स की जरूरत है, तो डेफिनेटली आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, सो एथनोग्राफिक रिसर्च में रिसर्चर की भी बहुत वाइड रेंज ऑफ स्किल की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है, आप में कोई स्किल नहीं और आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी एथनोग्राफिक स्टडी कर लेगा। एथनोग्राफिक स्टडी के लिए इंटरप्रेटिव एजिलिटी की जरूरत पड़ेगी, यानी वो जो इश्यूज है, रेंज ऑफ इश्यूज, उनको समझना, आपको समझ आनी चाहिए चीजें, तो समझना, और वो भी अनबाइज्ड और अनप्रेजुडिस्ड तरीके से, बिकॉज आप एक परसेप्शन लेके नहीं चल सकते, एक बायसनेस लेके नहीं चल सकते जब आप एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे हैं। ओके, रिसर्चर को जरूरत पड़ेगी उस चीज से फैमिलियर होने की, उनकी सोशल सेटिंग से फैमिलियर, तो रिसर्चर जो है वो फैमिलियर होना चाहिए। देन रिसर्चर को जो है ऑब्वियसली एक अच्छा इंटरेक्शनल और इंटरपर्सनल स्किल उसके साथ होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए, कि वो कम्युनिकेट बेटर तरीके से कर पाए। रिसर्चर सेंसिटिव होना चाहिए पर्टिकुलर कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स और उन सारी चीजों के प्रति। अगर आप सेंसिटिव नहीं होंगे और उन लोगों को वो सेंसिटिविटी नहीं दिखी, तो आप ट्रस्ट गेन नहीं कर पाएंगे। Okay, researcher needs to be familiar with the tenets of research ethics. तो रिसर्च एथिक्स में जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, या जो है आपको जो है वो अनएथिकल नहीं होना है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे, या किसी भी पॉइंट पे अनएथिकल नहीं होना है, उनको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी इंफॉर्मेशन, वो उनको आइडिया होना चाहिए, तो वो ट्रस्ट से गेन होंगी चीजें। बट ये क्वालिटीज जो है वो, ये स्किल्स जो है वो एथनोग्राफिक स्टडीज के लिए एक रिसर्चर में होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, फायदा क्या होगा, तो जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ग्रुप बिहेवियर है उसको भी हम समझ पाएंगे। ठीक है, वो जो इंटर रिलेशनशिप है वहां पे रह के आप समझ पाओगे। कई बार होता है ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो होता है ना चाची चाची, या जो आस पड़ोस वाले, या जो दूर के रिश्तेदार हैं कि अरे यार उनके घर पे तो बड़ी शांति रहती है, या बड़ा जो है वो क्लेश भी नहीं होता है, तो बहुत अच्छा माहौल रहता है। बट आप रहे नहीं हो वहां पे, आप एक दिन के लिए जा रहे हो किसी चीज के लिए। आप अगर कॉन्टिन्यूटी में साल 6 महीने रह के देखोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स ग्रुप बिहेवियर जो है वहां का नजर आएगा। सेम अप्लाइज टू एथनोग्राफीज।
ओके देन ये कुछ क्वालिटीज जो है उसका ग्रुप एक्सपीरियंस की, ठीक है, वो सारी चीजें एथनोग्राफिक से, बाकी रिसर्च मेथड से नहीं होंगी। मान लो बाकी रिसर्च आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया और सिर्फ सर्वे कंडक्ट कर लिया, तो उस सर्वे से तो वो आर्टिफिशियल बिहेवियर भी आ सकता है, वो लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं उतना ही दिखेगा आपको। बट एथनोग्राफी में आप वहां रह रहे हो, तो कोई इट्स लाइक कोई अगर वो भी कर रहा है, प्रिटेंड भी कर रहा है, तो प्रिटेंड कितने टाइम तक कर पाएगा, ठीक है। सो वो प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे, वो बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो आपकी वहां पे रिवील होंगी, ठीक है। रिसर्चर जो है वो इन बिहेवियर्स को समझ पाएंगे कि क्यों हो रही है ये चीजें, रादर देन कि बस हो रही है, उनको नोट डाउन करने की बजाय वो रीजन भी समझ पाएंगे। तो आप जो है एक्सप्लोर कर रहे हो इस एरिया में, ये बेटर एडवांटेज हमें देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली कुछ डिसएडवांटेज होंगे, आप वहां जाके रह रहे हो, इतना कंजम्पशन हो रहा है, आपका टाइम का भी कंजम्पशन हो रहा है, आपका ब्रेन भी कंज्यूम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सो एक टाइम कंज्यूमिंग और वेल ट्रेन्ड, टाइम कंज्यूम तो होगा ही होगा, वेल ट्रेन्ड रिसर्चर की भी जरूरत पड़ेगी, जो हमने ऊपर अभी स्किल्स की भी बात की थी, ठीक है। और टाइम लगता है जो लोग सामने हैं आपके, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में, उनका ट्रस्ट गेन करने में, ताकि वो आपको बिल्कुल फुल्ली और एक वो होता है ना डेडिकेटेडली ऑनेस्ट तरीके से जवाब दे पाए, या ऑनेस्ट तरीके से अपने कल्चर के बारे में बता पाए, ठीक है। शॉर्ट टर्म स्टडीज अगर आप करोगे तो वो तब ये चीज पॉसिबल है नहीं, यानी शॉर्ट टर्म स्टडीज जो है वो पर्टिकुलरली डिसएडवांटेज रहेंगी, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा तो वहां रहना पड़ेगा। बायसनेस अगर है वो हो सकती है, एक परसेप्शन हो सकता है, तो वो अफेक्ट करेगा स्टडी को, तो ये जो है वो एथनोग्राफिक का डिसएडवांटेज पॉइंट रहेगा। टू लिटिल डाटा में लीड टू फॉल्स अजम्पशन, यानी अगर आपने बहुत कम डाटा कलेक्ट किया है तो वो अजम्पशंस जो है वो गलत निकल के आ सकती हैं, आप कुछ गलत इंटरप्रिटेशन वहां से निकाल सकते हो, ओके। कुछ चीजें होंगी डूज एंड डोंट्स वाली सिचुएशन, तो आप क्या करेंगे जब एथनोग्राफिक रिसर्च करेंगे, तो एक ओपन माइंड के साथ आपको जाना है, फ्री रहना है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पार्टिसिपेट करना है, आपको इंटरेक्ट करने की कोशिश करनी है, एक वो सिंपल स्टैचर मेंटेन करके रखना है ताकि लोग कंफर्टेबल फील करें आपके आसपास, आपको डिप्लोमेटिक और सपोर्टिव होना पड़ेगा, तो इस तरीके का बिहेवियर जो है वो आपका होना चाहिए। आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये इंटरेस्टिंग है और ये एक्शनेबल फाइंडिंग है, तो वो चीजों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाना, तो वो स्किल की वजह से ही हो पाएगा। एक प्रायर स्टडी और अंडरस्टैंडिंग आपको उस ग्रुप की करनी पड़ेगी, पहले से आपको चीजें और आइडिया पता होना चाहिए उनके कल्चर के बारे में, ठीक है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको सोशल साइंस थियरीज की, रिसर्च मेथड्स की, रिसर्च डिजाइन की, उनकी मतलब बेसिकली रिसर्च की, स्टैट की, वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी भी बहुत जरूरी है। थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क, पहले से ही आपको सोच के रखना है आप क्या पूछने वाले हो, या किस तरीके से आप फेमिलियर जो है उनको फील करवाओगे, ओके। एक इंटरव्यू में भी आपका जो रिस्पोंडेंट है, जो सामने से आपको आंसर करेगा, वो थोड़ा ईज पे होना चाहिए, उसको सेफ फीलिंग, एक कंफर्टेबल फीलिंग, ट्रस्ट वाली फीलिंग जो है वो आपसे आनी चाहिए, ओके। तो आपको ये सारी चीजें पहले से ही समझ के चलनी है, लेके चलनी है। रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री मूड आपका होना चाहिए जब आप स्टडी कर रहे हैं, ऐसा ना हो जबरदस्ती करवाई जा रही है आपसे, ठीक है, जबरदस्ती आप नहीं कर पाएंगे। आपको रिस्पेक्ट करनी है एथिक्स और नॉर्म्स की, उस ग्रुप के भी और रिसर्च के भी, ठीक है। तो दोनों ही चीजें, क्या चीजें आप नहीं करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे, जो वहां हो रही हैं चीजें उसमें आप अपनी राय नहीं देंगे कि ये मत करो या ये करो, आपको सिंपली ऑब्जर्व करना है वहां पे जाके, ठीक है। आपको वहां पे सरपंच बन के नहीं बैठना है कि आप बताएं उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। कभी भी जो स्टडी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो लोग हैं जिनसे आप रिस्पॉन्स कलेक्ट कर रहे हो, उन पे प्रेशर मत डालो किसी भी चीज का, वो जितना शेयर करना चाह रहे हैं ट्रस्ट बेसिस पे, जो आपने ट्रस्ट गेन किया है, या ह्यूमन बेसिस पे, तो उतना ही ठीक है। आप अलग तरीके ढूंढ सकते हैं, बट प्रेशराइज मत कीजिए उनको, ठीक है। कल्चर को ऑफेंड मत कीजिए, जो भी उनका कल्चर, वैल्यूज या नॉर्म्स हैं, उनको ऑफेंड करने की सोचिए भी मत, वो गड़बड़ हो जाएगा फिर वहां पे, ठीक है। ओवर ड्रेस नहीं होना है, आपके एक्शन मतलब आप सिंपल लगने चाहिए, आपके एक्शंस जो है वो लिमिटेड होने चाहिए, डोंट ओवर ड्रेस योरसेल्फ, ओके। नेवर डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स, यानी आप रिसर्च का एम लेके चल रहे थे, अपने रिसर्च के एम को पूरा करने के चक्कर में आपने फैक्ट के साथ छेड़छाड़ कर दी, सो वो चीज नहीं होनी चाहिए, यानी आपको रिसर्च एथिकल वे में कंप्लीट करनी है, ठीक है। अनप्रिपेयर्ड जाने की गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है, आपको प्रायर अंडरस्टैंडिंग उस ग्रुप की होनी चाहिए, और आपको कभी भी एथिकल बाउंड्रीज जो हैं अपना रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, एथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना है, यानी कि आप अनएथिकल नहीं होंगे किसी भी पॉइंट पे,
ठीक है जी। सो ये हो गया आपका एथनोग्राफिक रिसर्च बहुत डिटेल में। आई होप आपने थोड़ा इमेजिन किया हो कि आप एक ट्राइब में, एक कल्चर में हो और वहां पे आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या क्या टाइप की रिसर्च हो सकती है जब आप एथनोग्राफी की बात करते हैं, तो वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को समझ के आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो ये है जी पहला क्वेश्चन आपके सामने, एथनोग्राफिक रिसर्च के बारे में ही है सारे के सारे क्वेश्चंस। इन एथनोग्राफिक रिसर्च रिसर्चर यूजेस अ नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रेटजी, यानी इसमें आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, विच डिस्क्राइब्स पीपल्स एक्सपीरियंसेस एंड कॉनोट्स देयर फीलिंग्स। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं? फील्ड नोट्स, इंडक्टिव एनालिसिस, आर्टिफैक्ट कलेक्शन, डिस्कवरी एनालिसिस। तो डिस्कवरी एनालिसिस या इंडक्टिव एनालिसिस आप तभी करोगे जब आप यूजुअली इंटरैक्ट करोगे, थोड़ा बहुत ही आप ऑब्जर्व करोगे। फील्ड नोट्स भी आपने पूरे दिन में जो जो चीजें ऑब्जर्व की है, इंटरैक्शन किया है, वहां से आप फील्ड नोट्स निकालने की कोशिश करोगे। बट आर्टिफैक्ट कलेक्शन एक नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रेटजी रहेगी। आप सिर्फ वहां से आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हो कि अच्छा ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हैं इसके पीछे, क्या फीलिंग्स छुपी हैं, या क्या ये मान लो कोई मूर्ति है वहां की, ठीक है, सो आप उस चीज को कलेक्ट करने की कोशिश करोगे उनसे, ऑब्वियसली मांग के या जैसे भी। तो बहुत पोलाइटली आप उनसे पूछ के कि अच्छा ठीक है आपने ले ली वो चीज, तो वो जो आर्टिफैक्ट कलेक्शन है वहां का, वो आर्टिफैक्ट कलेक्शन जो है वो एक नॉन इंटरैक्टिव स्ट्रेटजी में आ जाएगा। The case study method is mostly involved in which of the following qualitative research design? तो केस स्टडी में भी तो हम डेप्थ में ही तो एनालाइज करते हैं, मोटे मोटे तौर पे तो कुछ नहीं करते केस स्टडी में, राइट? तो केस स्टडी में भी क्या रहेगा जी आपका एथनोग्राफिक डिजाइन एक बेटर ऑप्शन निकल के आएगा। Arrange the following researches in an increasing order in terms of generalization of their respective findings. तो आप मतलब जितना ज्यादा जनरलाइज कर पाओ कि आप एक नंबर पे उस चीज को रखोगे, इस तरह एक से लेके आपको 5 तक चीजें सीक्वेंसाइज करनी है, और आप कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे कि आप एक वाले को जनरलाइज नहीं कर पा रहे हो, बट आप जो 5 नंबर पे है उसको, उसकी फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। सो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा? इस तरीके क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो सबसे ज्यादा जनरलाइजेशन किस में देखने को मिलेगा, देखो एक बार, सी एक्सपेरिमेंटल, ई केस स्टडी, बी सर्वे रिसर्च, या फिर डी एक्शन रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च जो आप करते हो, मान लो आप सर्वे कर रहे हो, और सेंसस में भी हम यूजुअली वही करते हैं, तो आप जनरलाइज कर सकते हो फाइंडिंग्स को। सो इतना सा भी आइडिया आपको रहा तो आपका आंसर थर्ड निकल के आ जाएगा। एक्शन रिसर्च बिल्कुल लोकल लेवल पे होता है, इसको आप जनरलाइज नहीं करते हो। देन आप केस स्टडी रिसर्च भी पर्टिकुलरली होता है, उसको भी आप जनरलाइज नहीं करते हो किसी भी पर्टिकुलर केस के बारे में। देन एथनोग्राफिक रिसर्च है, एटलीस्ट आप उस कल्चर के या उस एरिया के या जहां पे आपने स्टडी किया है उन लोगों के लिए जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, एंड देन रहेगा आपका सर्वे रिसर्च, सबसे ज्यादा जनरलाइजेशन आपको यहां देखने को मिलेगी। In an ethnographical study, which of the following technique is most appropriate? तो ethnographic में सबसे ज्यादा बेटर टेक्निक कौन सी है? सबसे ज्यादा बेटर टेक्निक ऑब्जर्वेशन है। आप ऑब्जर्व ही तो कर रहे हो सबसे ज्यादा, तो आप इंटरप्ट भी नहीं करना है आपको, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, चीजों को देख रहे हो, फिर इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश कर रहे हो, राइट? नेक्स्ट है जी, अ पोर्ट्रियल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड सिचुएशंस इन देयर रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। तो जब आप एक्सप्लेन या पोर्ट्रे कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में, तो देखो ये हो सकता है एथनोग्राफी भी, लेकिन फिनोमिनोलॉजी जो होता है, जो मैंने आपको रिसर्च के टाइम पे भी पढ़ाया था, अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड की 5-6 जो बहुत हैवीली अच्छी वीडियोस हैं वो देखी हो तो उसमें भी फिनोमिनोलॉजी बताया था कि इसमें आप पर्टिकुलर जो सामने वाला इंसान है उसके रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के बारे में ज्यादा बात करते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जेल वाला, कि जेल में जो कैदी हैं उनकी फैमिलीज जो है उस सिचुएशन से कैसे डील कर रही हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो आप जब स्टडी कर रहे हो वो फिनोमिनोलॉजी में आ जाएगा, कि आप एक पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिनोमिनोलॉजी आ जाएगा। ये एक फिलोसफी ऑफ एक्सपीरियंस है बेसिकली, जिसमें आप मेजरली रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में पोर्ट्रे कर रहे हो या एक्सप्लेन कर रहे हो उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, ठीक है।
फील्ड नोट्स आर एसोसिएटेड विद, तो फील्ड नोट्स केस स्टडी, एथनोग्राफी, सर्वे रिसर्च या फिनोमिनोलॉजी, तो मेजरली एथनोग्राफी से हम रिलेटेड मानते हैं इनको, क्योंकि आप लंबे टाइम तक वहां रह रहे हो और आप नोट्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड मेथड इन क्वालिटेटिव रिसर्च, तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये रिसर्च हमने पढ़ी है. एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो एथनोग्राफी या फिर सर्वे. सर्वे को हम क्वांटिटेटिव में यूज करते हैं या क्वांटिटेटिव मेथड की तरह हम लेके चलते हैं. तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो यहाँ पे सिर्फ एथनोग्राफी मेंशन कर रखा है. आप जब नेट का सिलेबस भी उठा के देखेंगे तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको 5 ही चीजें मेंशन है, ग्राउंडेड रिसर्च और आपका एथनोग्राफी. बाकी 3 कौन कौन से हैं वो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव रिसर्च uses both qualitative and quantitative research tools for data collection, तो कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च है जो डाटा कलेक्शन के टाइम पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल करता है. तो ये हमने एथनोग्राफी में पढ़ा था कि हाँ, क्वालिटेटिव के रूप में हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर रहे हैं, और क्वांटिटेटिव के रूप में हम सर्वेज भी कंडक्ट कर रहे हैं. तो आंसर आपका एथनोग्राफिक रिसर्च हो जाएगा. ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं जो नेट में आए हुए हैं और या बाकी एग्जाम में आए हुए हैं. एथनोग्राफिक रिसर्च इन एजुकेशन इन्वॉल्व्स, तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करेगा? 2 का ही कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना है. जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस एज अ कंटिन्यूइंग एक्टिविटी या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एज वन स्टेप एक्टिविटी. तो अगर आप हाइपोथेसिस को वन स्टेप एक्टिविटी की तरह लेंगे तो ये तो सेम चीज हो गई ना कि आपने हाइपोथेसिस बनाई और उसको टेस्ट कर रहे हो. बट ये चीज तो हमने एथनोग्राफी में पढ़ी नहीं. हम तो बात कर रहे थे कि एथनोग्राफी में आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो. तो जो हाइपोथेसिस जनरेशन रहेगा वो एक कंटिन्यूइंग एक्टिविटी रहेगी. फर्स्ट ठीक रहेगा, दूसरा नहीं आएगा क्योंकि दोनों साथ में नहीं आ सकते. राइट, सो फर्स्ट तो आएगा, सेकंड नहीं आएगा. तो इससे भी हमारा आंसर सोल्व हो गया वैसे तो. बट फिर भी अगर हम देखें थर्ड और फोर्थ में तो आप डिस्कार्ड कर रहे हो हाइपोथेसिस को, नॉट सपोर्टेड बाय डाटा ड्यूरिंग द स्टडी, या फिर आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन द ऑब्टेन्ड डाटा. देखो दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक है, बट हमारे पास 1 और 4th ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम 1 और 3rd के साथ ही जाएंगे. अदरवाइज जो आपका टेस्टिंग, क्योंकि आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद ही उसको डिस्कार्ड करते हो जो चीज उसको सपोर्ट नहीं कर रही. ओके, सो ये थोड़ा सा इसमें थर्ड वाले में 4th पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है. सो फर्स्ट एंड थर्ड आपका आंसर रहेगा. A researcher remains curious to learn people's views, hear their stories and discover their feelings in. तो जब एक रिसर्चर जो है वो काफी क्यूरियस है जानने के लिए लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी स्टोरीज सुनने के लिए और उनकी फीलिंग्स को डिस्कवर करने के लिए, तो आप इसमें भी बोल सकते हैं कि एथनोग्राफिक है, बट ये आप सामने वाले के मुंह से सुन रहे हो सारी चीजें. तो नैरेटिव रिसर्च जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पे निकल के आएगा. ये WB सेट में आया हुआ क्वेश्चन है जहां पे वो नैरेटिव रिसर्च को एक बेटर ऑप्शन मान के चलते हैं. तो जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज रिसर्चर जो है वो क्यूरियस है इन चीजों को लर्न, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के, पीपल्स व्यू, उनका व्यू जानने के लिए, उनकी स्टोरी सुनने के लिए, उनकी फीलिंग्स जानने के लिए. तो वो नैरेटिव रिसर्च में ज्यादा बेटर तरीके से नरेट आप कर पाएंगे. ठीक है जी. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. आई होप आपको एथनोग्राफिक रिसर्च बहुत अच्छे से समझ आ गया हो. फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Take care.